नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे जहां से हमने क्लास छोड़ी थी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीफाइगस इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे? पॉलीफाइगस इंसेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं लोकस्ट के बारे में। ठीक है, लोकस्ट हिंदी में इसे टिड्डी बोलते हैं। फैमिली की बात करते हैं तो इसकी फैमिली क्या होगी? एक्रीडिडी इसकी फैमिली हो जाएगी। गढ़ की बात करते हैं, किस गढ़ से संबंधित होता है? आर्थोपटेरा से संबंधित होता है। ठीक है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इससे संबंधित जो टिड्डियों का वर्णन है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहली टिड्डी कौन सी होती है? बॉम्बे टिड्डी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पंतंगा सक्सिक्ट। क्या होता है? पंतंगा सक्सिक्ट होता है। एल एल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कैरोलस लीनियस जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने द्वि नाम पद्धति दी, उनके अनुसार इसका नाम दिया गया है। या इसकी क्वालिटी क्या होती है? ज्यादातर गुजरात और तमिलनाडु तक सीमित रहती है। ठीक है, ये कहाँ से? गुजरात और तमिलनाडु में ही पाई जाती है। कौन सी? बॉम्बे टिड्डी। नाम क्या है? बॉम्बे टिड्डी, लेकिन पाई कहाँ जाएगी? गुजरात और तमिलनाडु में। पश्चिमी तट में मानसून के दौरान प्रजनन करती है। ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट होता है वहां पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और एक साल में केवल एक पीढ़ी होती है इसकी। कि एक साल में कितनी जनरेशन होती है? एक ही जनरेशन पाई जाती है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे में कौन आते हैं? प्रवासी टिड्डी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। माइग्रेशन करती रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रवासी टिड्डी कहते हैं। और इसके नाम में भी क्या है? लोकस्टा माइग्रेटेरिया। यह मुख्य रूप से गुजरात और तमिलनाडु में ये भी पाई जाती है। कौन सी? प्रवासी। और बॉम्बे टिड्डी कहाँ पाई जाएंगी? गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिटीज की। जो प्रवासी टिड्डी होती है इसका क्वालिटी क्या होती है? साल में 2 बार इसकी पीढ़ी होती है। ठीक है, और जो हमारी लोकस्ट होती है उसकी एक एक होती है। पाकिस्तान में शीतकालीन बसंत प्रजनन होती है और राजस्थान में गुजरात में गर्मी मानसून में प्रजनन होता है। ठीक है, अगर राजस्थान गुजरात में क्या होता है? गर्मी ज्यादा पड़ती तो उस टाइम रिप्रोडक्शन होगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे जो ठंडक होती तब इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक वर्ष में कई प्रजनन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कई बार हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक साल में दो ही बार इसकी दो जनरेशन हो सकती है। अगला है डेजर्ट टिड्डी। कौन सी टिड्डी है? डेजर्ट, जो मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टोरेस्का ग्रेगेरिया। क्या होता है? सिस्टोरेस्का ग्रेगेरिया होता है। यह सभी टिड्डियों में सबसे विनाशकारी टिड्डी होती है। ठीक है, सभी टिड्डियों में सबसे विनाशकारी टिड्डी कौन सी होती है? सिस्टोसेरिका ग्रेगेरिया। यही आजकल जो खबरों में थी कि टिड्डियां हमारी फसल खराब करे, जो डेजर्ट टिड्डी थी इसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इस प्रजाति का वयस्क 2 चरणों में होता है। ठीक है, इनका जो एडल्ट होता है उसके 2 चरण होते हैं। ठीक है, एक होता है एकांत अवस्था, जिसे क्या कहते हैं? सॉलिटेरिया, जिसमें कीट छितरे हुए होते हैं। कीट क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। दूसरा ग्रेगेरियस अवस्था, इसका जो होता है ग्रेगेरिया होता है। ठीक है, इसमें कीट जो निम्फ होता है और एडल्ट होता है दोनों समूह के रूप में एकत्रित होते हैं। ठीक है, दो इसमें एडल्ट टाइप के पाए जाते हैं। पहले में ये सॉलिटेरिया होता है, जिसमें क्या होता है? जो कीट होते हैं अलग अलग होते हैं। ग्रेगेरिया अवस्था में क्या होता है? निम्फ और एडल्ट जो होते हैं पास में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब जीवन चक्र की बात करते हैं, क्योंकि टिड्डी आपके लिए इंपॉर्टेंट पेस्ट है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नर एवं मादा का संभोग के 8 से 24 घंटे के बाद मादा कीट में अंडे देना शुरू करती है और एक अकेली मादा लगभग 5 कैप्सूल में 500 अंडे तक दे सकती है। मतलब जब नर और मादा का संभोग होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, उसके 8 से 24 घंटे के बाद ये क्या होता है? इसकी मादा जो है अंडे देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और ये 5 कैप्सूल में लगभग 500 अंडे देती है। इसका मतलब हुआ कि एक कैप्सूल में लगभग 100 अंडे होते हैं। ठीक है, मादा रेतीली मिट्टी में ओविपोजिटर से 2 से 4 इंच गहरे छेद करके अंडे देती है। ठीक है, अगर रेतीली जगह होती है तो वहां पे ओविपोजिटर इसके शरीर में एक अंग होता है, उसके द्वारा ये गड्ढा करती और उसी के अंदर ये क्या देती है? अपने अंडे देती है। कितना गहरा गड्ढा करेगी? 2 से 4 इंच का। ग्रीष्म ऋतु का प्रजनन जून से सितंबर के दौरान होता है। ठीक, जो गर्मी होती है वहां का जो प्रजनन होता है जून से सितंबर के बीच में होता है। इस निम्फ अवस्था की अवधि लगभग 12 से 15 दिनों की होती है। इस अवधि के भीतर 5 निम्फल अवस्था रूपांतरण होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा गर्मी की ऋतु का जो प्रजनन होता है जून से सितंबर के बीच होता है। ठीक है, इसके दौरान, इस प्रजनन के दौरान जो निम्फ होता है उसकी अवस्था कितने दिनों की होती है? 12 से 15 दिनों की होती है। और इस 12 से 15 दिनों के अंदर ये 5 बार जो निम्फ होता है वो मोल्टिंग कर लेता है या रूपांतरण कर लेता है। निम्फ 1 महीने की अवधि के भीतर वयस्क अवस्था में बदल जाता है। 1 महीने में क्या होता है? एडल्ट हो जाता है। ठीक है, 12 से 15 दिन में क्या होता है? निम्फ बना रहता है, उसी दौरान सब चीजें होती हैं और
1 महीने बाद क्या होता है, एडल्ट बन जाता है। ठीक है, अगर डैमेज की बात करें, क्षति कैसे पहुंचाता है, कितना पहुंचाता है, निम्फ और एडल्ट जो है दोनों क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, मक्का, लेकिन बहुबच्छी प्रकृति का होने के कारण या कुछ प्रकार की वनस्पति जैसे आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम को छोड़कर सभी प्रकार की वनस्पतियों को खा सकते हैं। मतलब ये बहुबच्छी होते हैं, कई तरीके के की प्लांट को खा सकते हैं, कई तरीके की फसल को खा सकते हैं, कई तरीके की घासों को खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आक को छोड़ के, नीम को छोड़ के, धतूरा को छोड़ के, जामुन को छोड़, शीशम को छोड़ के, ये सारी के सारे पेड़ छोड़ के बाकी सारी चीजों को खा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट और प्रबंधन के लिए बात करें तो गर्मियों में गहरी जुताई करने या खेत में पानी भरकर जो फ्लडिंग से अंडे नष्ट कर देते हैं। अगर अंडे खेत में होते हैं तो अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो अंडे ऊपर आ जाएंगे, वो मर जाएंगे। दूसरे, इसमें बहुत ज्यादा हम पानी भर देंगे खेत में, जिससे क्या होगा, अंडे ऊपर आ जाएंगे या उसमें पानी भर जाएगा, वो मर जाएंगे। प्रबंधन के दृष्टिकोण से निम्फ सबसे कमजोर अवस्था होती है। अगर हम प्रबंधन करना चाहते हैं तो निम्फ स्टेज पे करते हैं, क्योंकि जल्दी से ये कीट जो होते हैं मर जाते हैं। क्योंकि दूसरे और तीसरे निम्फ मुख्य अवस्था होती है जहाँ कीट की आबादी को बढ़ने से रोका जा सकता है। टिड्डे के प्रजनन जो रीडिंग एरिया होता है, इसके चारों ओर एक खाई खोदी जा सकती है, ताकि जब निम्फ निकलते हैं तो उन्हें मिट्टी के नीचे दफन किया जा सके, या मिथाइल पैराथियान 2% उभरते हुए निम्फ को मारने के लिए छिड़का जाता है। कि कौन सा, मिथाइल पैराथियान 2%। फसल या जब खेत के चारों ओर वनस्पति पर टिड्डी का प्रकोप हो तो मिथाइल पैराथियन 2% या मैलाथियन 5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं हम लोग। कितना, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीमक के बारे में। पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा, टिड्डी के बारे में, अब हम बात करेंगे दीमक के बारे में। ठीक है, इसका जो इंग्लिश नेम होता है टर्माइट होता है। क्या होता है, टर्माइट। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओडोंटोटर्मस ओविसस होता है। क्या होता है, ओडोंटोटर्मस ओविसस। फैमिली क्या होती है, टर्मिटिडी होती है। गण क्या होता है, फाइलम क्या होता है, आइसोपटेरा होता है। क्या होता है, आइसोपटेरा। टिड्डी किसकी होती है, आर्थोपटेरा की। दीमक को जिसे सफेद चींटियों के रूप में जाना, दीमक किसे कहते हैं, जो सफेद चींटियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीमक कहते हैं। दीमक भूमिगत जालों में सामाजिक कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं जो मिट्टी के ढेले बनाती है, टर्मिटेरिया जो होती हैं वो बनाती हैं। इस कॉलोनी में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला, जो रिप्रोडक्टिव प्रजातियां होती हैं। पहला क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रजातियां होती हैं। इनमें कई कई तरह की प्रजातियां आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो ए नंबर की प्रजातियां वो कौन सी है, रिप्रोडक्टिव प्रजातियां। इसमें जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं ये दोनों लिंगों के पंखों वाले सदस्य होते हैं और बरसात के मौसम में बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कौन से, इंडिविजुअल मेंबर। संभोग के बाद ये पंख हटा देते हैं और एक नई कॉलोनी शुरू करते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल क्या होते हैं, दीमक होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो संभोग करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने पंखों को हटा देते हैं और नई कॉलोनी वहीं पे बना लेते हैं। दूसरा इसमें सदस्य होता है क्वीन। ठीक, पहले क्या हो गया, इंडिविजुअल मेंबर हो गया, दूसरा हो गया क्वीन। ठीक है, यह कॉलोनी में केवल पूरी तरीके से विकसित मादा होती है। ठीक है, जो सबसे डेवलप फीमेल होती है कौन सी होती है, क्वीन होती है। यह लंबाई में 5 से 7.5 सेंटीमीटर की होती है। यह 24 घंटे में 70,000 से 80,000 अंडे या लगभग एक अंडा प्रति सेकंड देती है। ठीक है, एक सेकंड में एक अंडा लगभग देती है, इसलिए इसे अंडा देने की मशीन या एग लेइंग मशीन के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है, किस कीट को एग लेइंग मशीन के रूप में जाना जाता है, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, टर्माइट लगाएंगे, टर्माइट, या हिंदी में इसे दीमक लगाएंगे। ठीक है, दीमक लगाएंगे या टर्माइट। अगर आपसे पूछा कितने अंडे देती है, तो अंडे देती है कितने, लगभग 70 से 80 हजार तक अंडे देती है। अगर आपसे पूछा जाता कितने, इसका आकार क्या होता है, 5 से 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और ये वेल डेवलप होती है, ये वेल डेवलप फीमेल पाई जाती है। ठीक है, आप बात करते हैं रानी जो शाही कछिया रॉयल चैम्बर में रहती है, जो 0.5 मीटर गहराई में स्थित है। इसको चुनिंदा भोजन श्रमिकों द्वारा खिलाया जाता है। सबसे जो अच्छा भोजन कौन खाता है, रानी खाती है। भाई रानी है ना, तो रानी तो अच्छा भोजन खाएगी, क्योंकि उसे क्या देने हैं, अंडे देने हैं। ठीक है, अगला होता है राजा। यह अनिषेचित अंडों, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे विकसित होता है। किससे, अनफर्टिलाइज्ड एग से विकसित होता है। यह शाही कक्ष में रानी के साथ रहता है और रानी से छोटा होता है एवं समय समय पर रानी से संभोग करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, ये भाई रानी जहाँ रहेगी वहीं तो राजा रहेगा, राजा रहता है। ठीक, लेकिन ये क्या करता है, ये रानी क्या होती है, इससे बड़ी होती है, राजा क्या होता है, इससे छोटा होता है। और ये समय समय पर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, संभोग करता रहता है रानी से। ठीक है,
अगला होता है कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट, जो पूरक जाति होते हैं। ये दोनों लिंगों के छोटे पंख वाले या पंखहीन या भूमिगत जीवन का नेतृत्व करने वाले सदस्य होते हैं। ठीक है, ये अंततः रानी और राजा की मृत्यु के बाद उनका स्थान लेते हैं। कौन से? जो कॉम्प्लीमेंट्री, भाई पूरक हैं। अगर कोई उनकी कॉलोनी में कम हो जाता तो उसके स्थान पे किसी न किसी को तो राजा बनना पड़ेगा, तो ये लोग उनके स्थान पे राजा बनने का काम करते हैं। ठीक है, ये अंततः जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये अंततः रानी और राजा की मृत्यु के बाद उनका स्थान लेते हैं। जैसे स्टेराइल कास्ट होती है, अगली कास्ट कौन सी जगह? स्टेराइल कास्ट। ठीक है, दूसरी हमारी जो कास्ट होती है वर्कर्स, ये निषेचित जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे पैदा होते हैं, लेकिन अविकसित होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते हैं। ये वास्तविक सदस्य हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। श्रमिक क्या होते हैं? फसलों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं, सैनिक से छोटे और जनसंख्या में कई गुना होते हैं। ठीक है, समुदाय के प्रजनन और रक्षा को छोड़कर व्यवहारिक रूप से अन्य सभी कर्तव्यों का निर्वहन श्रमिकों द्वारा किया जाता है। जैसे अंडों की देखभाल, रानी को खाना खिलाना, भूमिगत बगीचों में कवक, खाद्य अमृत जिसे एम्ब्रोसिया कहते हैं, उसकी खेती करते हैं। ठीक है, एम्ब्रोसिया की खेती करते हैं। अगला बात करते हैं सोल्जर की। इसमें क्या होता है? सोल्जर भी होता है। ये निषेचित जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे विकसित होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। ये समुदाय के सबसे विशेष सदस्य हैं जो कॉलोनी की सुरक्षा के लिए अपनाए गए बड़े सिर और मजबूत हसिया आकार के जबड़ों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, इनका सिर कैसा होता है? बड़ा होता है, और जो मजबूत हसिया के आकार के क्या होते हैं? जबड़े होते हैं। ठीक है, तो सोल्जर भी अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, वर्कर भी अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, सॉरी फर्टिलाइज्ड एग से होता है लेकिन अनडेवलप होता है, और जो हमारा राजा होता है वो भी अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब दीमक की एक कॉलोनी स्थापित होती है तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। इस हेतु इसके लिए क्या करते हैं, निश्चित विधि यह है कि इसके घर के केंद्र तक पहुंचकर रानियों पूरक रूपों को मारना। भाई रानी खत्म कर देंगे तो जो रानी अंडे पैदा कर रही थी तो वो तो अंडे पैदा नहीं होंगे, और जब रानी मर जाएगी तो उसके स्थान पे कौन लोग काम आते थे? पूरक। तो पूरक को भी मार देंगे तो ना रानी रहेगी, ना अंडा दे पाएगी, ना उसके स्थान कोई ले पाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगली अगर बात करते हैं तो इसमें फिप्रोनिल, ठीक है, 20 किलोग्राम जो दानेदार होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से हम लोग यूज करेंगे। बिना सड़ी गली जो अनडिकम्पोज्ड गोबर की खाद होती है और हरी खाद को दीमक के प्रति अति संवेदनशील खेत में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, गेहूं में क्लोरपायरीफास 20 सीसी 450 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज के साथ क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। अगर बीज बोना है तो किसके? क्लोरपायरीफास से क्या करेंगे? उपचारित करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं गेहूं, ये जो क्लोरपायरीफास होता है, एक मिनट, हाँ, जो क्लोरपायरीफास होता है 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर हमें बीजोपचार करना है तो 450 ml प्रति 100 किलोग्राम पे। ठीक है, या फिप्रोनिल 5 SC 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दानेदार जो होती खड़ी फसल में दीमक के खिलाफ प्रभावी होती। नर्सरी अवस्था में दीमक के संक्रमण से बचाने के लिए इमिडाक्लोरपिड, जिसे क्या कहते हैं? प्रोवोडो कहते हैं, उससे क्या करते हैं? बीजोपचार करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भंडारण कीट होते हैं। ठीक है, मान लो हमने फसल उगाई, ठीक है, फसल काटी, फिर उसे हम लोग जब स्टोर करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से कीट लगते हैं? ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चावल का जो वेविल होता है। ठीक है, किसका वेविल होगा? चावल का वेविल होगा। ठीक है, वो कीट लगता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सीटोफिलस ओराइजी। जो चावल का वेविल होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सीटोफिलस ओराइजी। अगर कुल की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो क्या होगा? कुरकुलियोनिडी। क्या होता है? कुरकुलियोनिडी होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? कोलियोप्टेरा। ऑर्डर क्या होगा? कोलियोप्टेरा। अनाज का घुन या जिसे ग्रेन वेविल कहते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सीटोफिलस ग्रेनेरियम। ये भी किस फैमिली से होता है? कुरकुलियोनिडी से होता है, इसका भी कोलियोप्टेरा होता है। अनाज के लेसर बोरर, जो लेसर बोरर होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोपरथा डोमिनिका। क्या होता है? राइजोपरथा डोमिनिका होता है। ये किस फैमिली से आता है? बोस्ट्रीचिडी से आता है। किससे आता है? बोस्ट्रीचिडी से आता है। इसका भी जो गढ़ होता है क्या होता है? कोलियोप्टेरा होता है। ठीक है, रेड रस्ट फ्लोर बीटल की बात करते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है? ट्रिबोलियम कास्टियम। क्या होता है? ट्रिबोलियम कास्टियम होता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? टेनेब्रियोनिडी से। किससे?
टेनेब्रियो निडी से। इसका भी जो ऑर्डर होता है क्या होता है, कोलियोपटेरा इसका ऑर्डर होता है। अब हम बात करेंगे खपरा बीटल। खपरा बीटल का जो साइंटिफिक नेम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता, ठीक है। फैमिली क्या होती है, डर्मेस्टिडी होती, ठीक है। और किस कुल से संबंधित होता है, ये भी कोलियोपटेरा से संबंधित होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा स्टोरेज इंसेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अगला है हमारा सॉ टूथ बीटल। क्या है, सॉ टूथ बीटल के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजोफिलस सुरिनामेंसिस। क्या होता है, ओराइजोफिलस सुरिनामेंसिस होता है। फैमिली क्या होती है, सिल्वेनिडी होती। ऑर्डर क्या होता है, कोलियोपटेरा होता है, ठीक है। टोबैको बीटल की बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेसियोडर्मा सेरिकॉर्न होता है, ठीक है। फैमिली क्या होती है, एनोबिडी होती। ये भी कोलियोपटेरा से बिलोंग करता है। ड्रग स्टोर बीटल की बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्टेगोबियम पेनिसेकम। क्या होता है, स्टेगोबियम पेनिसेकम होता है। ये भी एनोबिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर क्या होता है, कोलोपटेरा होता है, ठीक, कोलियोपटेरा होता है इसका भी। पल्स बीटल की बात करते हैं जिसे ग्राम धोरा बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है कॉलोसोब्रुकस चाइनेंसिस। क्या होता है, कॉलोसोब्रुकस चाइनेंसिस होता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, बरुचिडी से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, कोलियोपटेरा होता है। ग्राउंडनट बीटल की बात करते हैं। ये किससे बिलोंग करता है, सेरियोडोन। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेरोडोन केरेटस होता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, बुरचुडी से, ठीक है। किससे, बरचुडी से, ठीक है। जो इसका ऑर्डर होता है क्या होता है, कोलियोपटेरा होता है। अनाज का जो अंगोमिस मौत होता है, अनाज का जो अगोमिस मौत होता है, ठीक है। अगोमिस मौत को क्या बोलते हैं, इसे अगोमिस ग्रेन मौत बोलते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है सिटोट्रोगा सिरेला। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिटोट्रोगा सिरेला। किस फैमिली से आता है, गैलेचिडी से आता है। ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा। बादाम कीट की, आलमंड इंसेक्ट की बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है एफेस्टिया कोटेला। साइंटिफिक नेम क्या होता है, एफेस्टिया कोटेला इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। किस फैमिली से आता है, फाइसीटिडी से आता है। लेपिडोप्टेरा से ये भी बिलोंग करता है। इंडियन ग्रेन मॉथ कीट की बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है फ्लोडिया इंटरपंक्टेला, ठीक है। ये किस फैमिली से आता है, ये भी फाइसिटी फैमिली से आता है। ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। राइस माउथ की बात करते हैं। कोरसीरा सेफाइलोनिका। कोरसीरा सेफाइलोनिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। फैमिली क्या है, पायरिलिडी है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर हो गया इसका। आलू कंद मौत, पोटैटो ट्यूबर मौत की बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है थोरीमाए ओपरकुलेला। क्या होता है, थोरीमाए ओपरकुलेला। फैमिली क्या होती है, गेलेचिडी होती है। फैमिली क्या होगी, गेलेचिडी होगी। ऑर्डर क्या होगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंसेक्ट हमारे कौन से हो जाएंगे, सारे के सारे इंसेक्ट हमारे स्टोरेज वाले हो जाएंगे, ठीक है, जो स्टोरेज में हमारे लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भंडारित कीट होते हैं, मतलब जो स्टोरेज वाले कीट होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दो टाइप के कीट होते हैं। पहला होता है इंटरनल फीडर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फीडर। नाम से ही पता चल रहा, जो इंटरनल फीडर होते हैं, लार्वा प्यूपा अनाज के अंदर रहता है और ये कीट अंडे अनाज के अंदर देते हैं। जैसे राइस वेविल हो गया, पल्स बीटल हो गया, सिटोट्रोगा हो गया, राइजोपर्था हो गया, ठीक है। मतलब जो भी कीट अनाज के अंदर जाकर घुस के उसमें अंडे देते हैं उसे कहते हैं इंटरनल फीडर। एक्सटर्नल फीडर अनाज के बाहर सभी जीवन अवस्थाओं को पार करता है और सभी अवस्थाएं दिखाई देती हैं, जैसे खपरा बीटल, कोरसायरा, आला, लाल आटा बीटल, ठीक है। और ओराइजा फिलिस सूरीमेंसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं भंडार के सामान्य कीट। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्टोरेज में हमारे कीट लगते हैं अब उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला है कोलियोपटेरा के कीट। बहुत सारे कीट थे, जैसे राइस वेविल हो गया, इसका साइंटिफिक नेम अभी मैंने आपको बताया, साइटोफिलस ओराइजा, ठीक है। होस्ट की बात करते हैं, मतलब किन किन स्टोरेज फसलों में लगता है, किस किस अनाज में लगता है, गेहूं में लगता है, चावल में लगता है, जौ में लगता है, ठीक है। इनके दानों में लगता है। कौन सा, राइस वेविल। पहचान के निशान, पहली बार चावल में पाया जाता है इसलिए चावल का नाम घुन। अच्छा, जो चावल का घुन होता है वही होता है राइस वेविल, ठीक है। जो किसमें, गेहूं, चावल और जौ, तो सभी में लगता है। साइटोफिलस ओराइजा यह आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। मुखांग पर रोस्ट्रम की उपस्थिति और प्रमुख पहचान है इसकी। जो इसका लार्वा होता है, नुकसान हानिकारक अवस्था होती है, ठीक है। लार्वा की सबसे हानिकारक अवस्था होती है। इस कीट का कम पानी में जीवित रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर पानी, तो इसीलिए क्या होता है कि जो हम स्टोर करते हैं उस अनाज में हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कम कर देते हैं। लेसर ग्रेन बोरर की बात करते हैं, राइजोप्रथा डोमिनिका।
ये गेहूं, जौ, बाजरा, धान एवं ज्वार में लगता है। ये अंधेरे और नम जगह में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अंधेरे में पाया जाएगा और नम जगह में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहचान की बात करते हैं, ग्रब की तुलना में बीटल अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ग्रब, तो उसकी तुलना में बीटल जो होता है अधिक हानिकारक होता है। अगला पॉइंट है प्रोटोटम, सामने की ओर गोल होता है, जबकि दांतों की जो अंतरण पंक्ति है केंद्रीय और पीछे की ओर चपटी होती है। ठीक है, जो दांत दांत की लाइन होती है, ठीक है, जो दांतों की लाइन होती है इस कीट में, वो जो अंदर की तरफ होती है वो, और जो पीछे की तरफ दोनों क्या होती है, चपटी होती है। दानों के अंदर छेद करके नुकसान पहुंचाता है। दानों में आटा जैसा चूर्ण पदार्थ जो होता है उसको बना देता है। ठीक है, इसकी विशेषता यही है। अब हम बात करते हैं खपरा बीटल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, खपरा बीटल के बारे में। ये एक्सटर्नल फीडर होता है। खपरा बीटल क्या होता है, एक्सटर्नल फीडर होता है और सेकेंडरी इंसेक्ट है। ठीक है, उच्च तापमान और कम आर्द्रता पर केवल लार्वा द्वारा नुकसान होता है। मतलब अगर हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती, लो होती, तब ये क्या करता है, लार्वा इसका नुकसान पहुंचाता है। पहचान के नुकसान की बात करते हैं, इसकी अंडावस्था ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, बहुत कम नमी, अगर 2% की उपलब्धता पर भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, वयस्क हानिकारक होते हैं, मतलब एडल्ट जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लार्वा साबुत अनाज पर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, या 4 से 5 साल तक बिना भोजन के रह सकते हैं। कितने, 4 से 5 साल तक। ठीक है, अनाज का बाहरी आवरण खाता है, इसलिए खपरा बीटल का नाम खपरा खपरा बीटल पड़ गया। ठीक है, ये क्या खाता है, बाहरी आवरण खाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आटे की इल्ली या रेड रेड रस्ट फ्लोर बीटल। इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिबोलियम कॉस्टेनम। क्या होता है, ट्रिबोलियम कॉस्टेनम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी कुछ क्वालिटीज की। यह कीट बाहरी एक्सटर्नल फीडर होता है। जो एडल्ट होता है और लार्वा दोनों हानिकारक होते हैं। किसमें, इल्ली में या बीटल में। प्रोसेस्ड फूड जो होता है, मतलब जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, मैदा होता है, सूजी होता है, आटा होता है, इसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। भारी छत के मामले में आटे का रंग हल्का पीलापन लिए होता है। अगर ज्यादा नुकसान हो जाए तो आटा कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और आटे में अजीबोगरीब क्या होती है, गंध आती है। पहचान की बात करते हैं, मादा आटे में 400 अंडे तक देती है। ये अगर आटे की बात करते हैं तो इसकी जो फीमेल होती है आटे में कितने अंडे देती है, 400 तक अंडे देती है। सफेद बेलनाकार अंडे 4 से 10 दिनों में हैच होते हैं। ठीक है, और वयस्क से जो एडल्ट होता है उसका हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस कीट की लार्वा में आपसी भक्षण जो कैनाबिलिज्म होता है भी बहुत आम है। ठीक है, लार्वा का आपसी भक्षण भी बहुत आम होता है। ठीक है, सॉ टूथ बीटल की बात करते हैं। सॉ टूथ बीटल की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजीफिलस सुरिनामेंसिस। क्या होता है, ओराइजीफिलस सुरिनामेंसिस होता है। लार्वा शरीर के दोनों तरफ पुआल के रंग और गहरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, पुआल के रंग के होंगे, मतलब जो पुआल कैसा होता है, पीला पीला होता है, उस रंग के होंगे या गहरे रंग के होंगे। वयस्क जो एडल्ट होता है, प्रत्येक वक्ष जो थोरक्स होता है खंड में 6 दांत पाए जाते हैं। इसमें थोरक्स में क्या पाए जाएंगे, 6 दांत पाए जाते हैं। आमतौर पर लार्वा अनाज के एंडोस्पर्म को खाता है। लार्वा क्या करता है, अनाज के एंडोस्पर्म को खाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा इंसेक्ट है, पल्स बीटर। किसके बारे में बात करेंगे, पल्स बीटर के बारे में बात करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है कॉलोरोबस्कस चाइनेंसिस। क्या होता है, कॉलोरोबस्कस चाइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, चीन में पहली बार यह खोजा गया, इसीलिए इसका नाम चाइनेंसिस पड़ गया, इसीलिए इसको चाइनेंसिस नाम पड़ा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। दालों का घुन, इसे ग्राम धोरा भी कहते हैं। यह ज्यादातर भंडारण में दालों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह खेत में फसल के दानों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, कि दालों वाला घुन लगा हुआ है। पहचान के लिए एक अंडे एक वयस्क दिखाई देते हैं, मतलब एक दिखाई देगा और इसका एडल्ट दिखाई देगा। मादा में एंटना जो सेरेट होती है आरीनुमा होती है। एंटनी कैसी होती है, सेरेट टाइप की होती है, जिसे क्या बोलते हैं, आरीनुमा। लेकिन नर में पेक्टिनेट प्रकार की होती है। अगर फीमेल की बात करें तो एंटनी कैसी होगी, सेरेट टाइप की होगी। अगर मेल की बात करें तो पेक्टिनेट टाइप की होगी। वयस्क छोटे चॉकलेट गहरे रंग के भूरे होते हैं। केवल ग्रब ही विनाशकारी होता है, जो लार्वा इसका होता है, ग्रब होता है, वो नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए चने की दाल को सरसों व अन्य खाने योग्य तेल से उपचारित करके भंडारित करते हैं, जिससे यह कीट दालों के ऊपर अंडे नहीं दे पाता। ठीक है, दालों के ऊपर क्या करता है, अंडे नहीं दे पाता। अब हम बात करते हैं जो लेपिडोप्टेरा कीट होते हैं जो स्टोरेज अवस्था में लगते हैं। सबसे पहला है अंगोमिस अनाज मौत। यह इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिटोट्रोगा सेरेला।
क्या होता है? सिटोट्रोगा सेरेरेला, ठीक है। या खेत में भंडारण तक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, ठीक है। खेत में भी नुकसान पहुंचाता है, भंडारण में भी नुकसान पहुंचाता है। नुकसान केवल लार्वा इसका पहुंचाता है। कौन सा नुकसान पहुंचाता है? लार्वा। दूसरा जो लेप्टोप्टेरा का कीट है, कोरसायरा सेफालोनिका, कोरसायरा सेफालोनिका, यह नम क्षेत्र में ज्यादा मौजूद होता है, जहाँ पे ठंडा क्षेत्र होता है या जहाँ पे पानी की ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा होता है। यह परिजीव्याभ्य एवं परभक्षी कीट जैसे क्राइसोपेरेला के वयस्क लैब में पालने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ज्यादातर नुकसान होने पर दांतों का जाला या वीविंग पड़ जाता है। जब ज्यादा नुकसान होता है तो दानों पर क्या होता है? जाला जैसा पड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। अगला है बादाम कीट। अगला क्या है? बादाम कीट। इसका साइंटिफिक नेम होता है एफेस्टिया क्यूटेला। क्या होता है? एफेस्टिया क्यूटेला। या क्या होता है? ये एक्सटर्नल फीडर होता है, ठीक। जो बादाम कीट होता है या कैसा होता है? एक्सटर्नल फीडर होता है। केवल इसका लार्वा जो होता है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसका जो है लार्वा नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं जो भंडारण में कीटों का नियंत्रण है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज पेस्ट, उनकी बात करेंगे। एल्युमिनियम फास्फाइड जो सल्फास होती है, 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब 3 गोली 1 टन अनाज में हम लोग सल्फास की रखते हैं। एक गोली 3 ग्राम की होती है, जो 1 ग्राम फॉस्फीन गैस रिलीज करती है, ठीक है। अनाजों का सुरक्षित भंडारण कम नमी पर करें, जैसे धान्य वाली सुरक्षित भंडारण के 10 से 12%, दाल के लिए 8 से 10% और तिलहन और मसाला के 6 से 8%। मतलब अगर अनाज की हम लोग खाने वाली फसलों की बात कर रहे हैं, ठीक, जो अनाज आती 10 से 12% मॉइस्चर रखेंगे। दाल की बात करते हैं उसमें 8 से 10% मॉइस्चर रखेंगे। अगर ऑयल और मसालों की बात करते हैं उसमें 6 से 8% मॉइस्चर रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फसलों में जो हमारा चूहा लगता है, ठीक है। जैसे जो हमारे गेहूं वगैरह की फसलें होती है, इसमें देखते हैं खेतों में कि गड्ढे बन जाते हैं, वो उसमें जब निकाला जाता तो क्या होता है? जो हमारी बालियां होती है, ठीक है, वो जो गेहूं होता है उसमें घुसा रहता है, वो कौन ले जाता है? वो चूहे ले जाते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कहेंगे? जिंक फास्फाइड 2% चूरन जो होता है, 47 भाग आटा होता है और 2 भाग तेल होता है, यानी रेशियो कितना होता है? 47:2 का। इससे क्या करते हैं? विष चुगा तैयार करते हैं, जो 6 ग्राम प्रति आबादी वाले बिल डालते हैं, ठीक है। ब्रोमोडियोलोन केक सिंगल डोज एंटीकोगुलेट, जिसे प्रति आबाद बिल डाल रहे हैं, मतलब एक बिल पे हम लोग डालते हैं, ठीक है। यह अधिक प्रभावी चूहानाशी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की। कुछ हमारी जो एंटोमोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहली बात करते हैं स्व पारिस्थितिकी। क्या होता है स्व पारिस्थितिकी? जिसे क्या कहते हैं? ऑटे इकोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑटे इकोलॉजी या इसे ऑट इकोलॉजी, या जैसे आप बोलना चाहें, फिलहाल इसे ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। इस ये क्या होती है? इसके वातावरण से संबंध में व्यक्तिगत जीवों या प्रजातियों का अध्ययन, ठीक है। मतलब जो ऑटोसियोलॉजी होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में आने वाली जितने भी जीव होते हैं, ठीक, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में या उनकी प्रजातियों के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, संबंध के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। सम पारिस्थितिकी की बात करते हैं, ये तो हो गया स्व पारिस्थितिकी। स्व मतलब स्वयं के बारे में, मतलब स्वयं जीवों, इंडिविजुअल एक कीट के बारे में, ठीक है। स्वयं पारिस्थितिकी की बात करते हैं, जिसे सिंक्रोनोलॉजी कहते हैं। जीवों के समूहों के अध्ययन में उनका पर्यावरण से संबंध विभिन्न प्रजातियों में शामिल होता है। मतलब इसमें क्या था? एक अकेला जीव था, इसमें क्या हो गया? एक ग्रुप के सारे जीवों का, जो इंसेक्ट होते हैं उनका सारा का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें सिंक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं पॉपुलेशन का। तो एक ही समय में एक विशेष क्षेत्र पर कब्जा करने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं, ठीक है। मान लो ये एक स्थान है, एक ही समय में एक ही प्रजाति के जीवों का एक ही जगह पे क्या होता है? कब्जा कर लेना, उसे क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। अगला हम बात करते हैं बायोम। बायोम एक बड़े क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें स्थिर समुदायों की प्रकृति उपस्थिति में समान होती है। मतलब जो हमारा इकोलॉजी होता है, ठीक है, इकोलॉजी होता है, उसमें जितने भी हमारे समुदाय या कम्युनिटी होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? समान होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। होमोस्टेटिस की बात करते हैं। यह शब्द आमतौर पर एक प्रतिरोध परिवर्तन, जिसे क्या बोलते हैं? रेसिस्ट चेंजेस के लिए, जैविक प्रणाली के लिए प्रवृत्ति पर लागू होता है, जो संतुलन की स्थिति में रहता है, ठीक है। या पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता या प्रकृति के संतुलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बायो
लुमिनेंसेस। ठीक है, अगला क्या है हमारा, बायोलुमिनेंसेस के बारे में बात करेंगे। जीवों के द्वारा रोशनी उत्पन्न करने को बायोलुमिनेंसेस कहते हैं। जैसे हमारा जुगनू होता था, ठीक है, लेम्पायरिडी, ठीक है, क्या होता था, लेम्पायरिडी जो हमारा जुगनू होता था। यह निम्न कार्यों के लिए की जाती है, जैसे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, संभावित शिकार को आकर्षित करने के लिए। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे स्प्रिंग टेल्स, सिकाडास, कोलोप्टेरा के कुछ कुल, जैसे हम इसमें कौन आता है, जुगनू, लेम्पायरिडी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिबलिंग स्पीसीज की। समान रूप से आपस में संबंधित प्रजातियों का समूह जो प्रजनन से अलग थलग है लेकिन शारीरिक रूप से समान या लगभग एक सा होता है, उसे क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं। ठीक है, लाइफ टेबल की बात करते हैं। सिबलिंग क्या, जैसे भाई बहन होते हैं, क्या होते हैं, सिबलिंग ही तो होते हैं ना, एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मृत्यु, जो लाइफ टेबल क्या होती है, मृत्यु दर, मृत्यु के कारणों, जीवित रहने की संभावना और जीवन प्रत्याशा के सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं, जीवन सारणी कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस की। किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ टॉलरेंस की। यह वीई सेल्फोर्ड द्वारा 1913 में दिया गया था। कौन सा, लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया गया था। सहिष्णुता का नियम जीवों की उपस्थिति और सरलता पर अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के सीमित प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे जीव है, ठीक है, उनकी जो उपस्थिति होती है और उनकी जो सफलता होती है, ठीक है, उस पर जो मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उनका इफेक्ट दर्शाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लॉ ऑफ टॉलरेंस कहेंगे। ठीक है, तो आज जो है इसी के साथ हमारी जो एंटोमोलॉजी है, इसी परिभाषा के साथ एंटोमोलॉजी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, एंटोमोलॉजी का क्या हो गया, एंड हो गया है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी को। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी को। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। सारी की सारी क्लासें आपके लिए अच्छी हो रही होंगी, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको इससे प्रॉफिट हो रहा होगा अपने जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारी चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसके साथ मिलेंगे हम लोग, पैथोलॉजी के साथ मिलेंगे। ठीक है।